गुड इवनिंग। और जैसे कि मैंने कहा था कि ऊर्जा मिल चुकी है और मैं कुछ जो मतलब नोट्स नोट्स नहीं, क्या करते नोट्स से पढ़ रहा हूँ मैं। अ, मैं जो पढ़ूंगा उसको एक काइंड ऑफ ब्लॉग इसमें डालने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग बेसिकली। बट ये विज्ञान है जिसमें कोई अध्यात्म नहीं है। तो सबसे जो टॉपिक मैंने मैंने चूज किया पढ़ने के लिए, और दैट इज, अब इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में होंगी बिकॉज हिंदी में इसके लिए टर्मिनोलॉजीज है नहीं है, पता नहीं। मैं तो जो बुक से पढ़ रहा हूँ ये। तो हम लोग सेल्स के बारे में बात करेंगे अभी, ह्यूमन सेल्स के बारे में। और ह्यूमन सेल्स के बारे में इसीलिए बात करेंगे क्योंकि जो जिसे पेशी बोलते हैं, आई थिंक दैट इज द राइट हिंदी में भी होते हैं। ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करेंगे, जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो समझना हमें ज़रूरी होता है। ओके, फर्स्ट डिस्क्लेमर। ओके, आई थिंक मैं डिस्क्लेमर देने से पहले भूल जाता हूँ कि मैंने किसी बुक में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं समझ समझ के इसको एक काइंड ऑफ लाइक ए ब्लॉग वीडियो जो सोने के लिए हेल्प करेगा आपको, और अगर हो सके तो आपकी जनरल नॉलेज में थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। इसमें कोई अ, मैं ट्राई तो करूंगा इसमें कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, बट प्लीज़ वेरीफाई। मेरा हमेशा ये डिस्क्लेमर रहेगा क्योंकि डोंट जस्ट बिलीव मी जो मैं कह रहा हूँ। तो जो हमारे जो सेल्स होते हैं, आपको सबको पता है, काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या समथिंग लाइक दैट के लेवल पे वो दिख सकते हैं, या और जो स्पेशली उनके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है, तो ये आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी एक अमेजिंग होता है। मतलब जो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, उसमें वो सब कुछ होता है जो अ, जो आपके मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें होती है। सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है वो है आपके बॉडी को वो, मतलब जो बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स बेसिकली। हम हमें तो ये पूरी बॉडी दिखती है, लेकिन जो अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मतलब हर हर अलग अलग के इसके सेल्स अलग होते हैं। स्किन के सेल्स होते हैं, स्किन के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके सेल्स होते हैं, फिर वो जो ब्लड वेन्स होते हैं उनके सेल्स होते हैं। तो सारा सेल से बना होता है, और इस बीच में एक फ्लूइड घूमता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका कलर रेड नहीं होता। उसका रेड ब्लड कॉर्पसल्स के वजह से होता है, जिसे हम खून की पेशियां बोलते हैं, लाल जो होती है। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम बहुत अलग अलग है। उसमें बहुत प्रकार के हैं वो, लेकिन जिसको हम एक्चुअल ब्लड कहते हैं उसको कह सकते हैं प्लाज्मा बोलते हैं उसको। आई थिंक उसको कलरलेस ही होता है वो, स्लाइटली येलो। बट दैट इज द थिंग। तो अभी हम लोग कहते हैं ना कि एलिमेंट्स जो जिससे हम लोग बॉडी बनती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में स्पॉन्ज बोलते हैं। मेरे ख्याल से सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं हम अ, अ, हमारे बॉडी में। और दूसरा होता है कि हाँ, फॉस्फोरस होता है। मेरे ख्याल से सल्फर होता है, शायद सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फिर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये मेन कुछ एलिमेंट्स आप कह सकते हो होते हैं हमारे बॉडी में। बाकी भी हो सकते हैं, मतलब आयन वगैरह तो डेफिनेटली है, हमको पता है। बट ये आप कह सकते हो कि एक मेन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसमें भी अ, जो सबसे बढ़िया जो यूज होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि आपने सुना भी होगा हाइड्रोकार्बन्स। तो पूरी बॉडी जो है वो मेजॉरिटीली हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। लेकिन हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मतलब जो एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे यूज होता है उसमें एक एंड पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि अब नाइट्रोजन डालोगे उसमें तो वो अमीनो एसिड बन जाते हैं, और ऐसा कुछ फॉस्फोरस डालोगे तो एक फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। बट वो होता है हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक एक एंड पे, उसका एक फंक्शनल ग्रुप होता है।
और उसकी एक चेन होती है। तो आप बोलेंगे अभी चेन मतलब क्या होती है? चेन मतलब हाइड्रोकार्बन का रिपीट होता है। ऑब्वियसली प्लान यही है कि एक इंट्रोडक्शन देना है। अफकोर्स आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो फिर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर मुझे वो पूरा क्या कहते हैं ना उसको पूरा चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक आप समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन सी मेजॉरिटी है हमारे इसमें, हम बने हुए हाइड्रोकार्बन से हैं। और यूजुअली मतलब जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है, यूजुअली वाटर आता है और जाता है, पानी जो है वो H2O जो है उसमें से निकलता है और जाता है, वो आता है। इसके वजह से वो रिएक्शंस होती है जिससे हम लोग जीवित है कह सकते हो। और इस वजह से पानी का आई थिंक कहाँ पे पढ़ा होगा हमने, 70% प्रतिशत पानी होता है, 60% पानी होता है। बट इट्स ट्रू, रिएक्शन होती रहती है उसकी वजह से। तो इसमें अभी ये तो बोर हो जाओगे आप, तो एक मजे की बात बोलता हूँ। देर आर काइंड ऑफ लाइक सेल्स, हम लोग बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया लिविंग है, तो वायरस ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग है, क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, वो वैसे उसी साइज का रहता है, लेकिन वो रेप्लिकेट होता है, इसीलिए वो लिविंग कहते हैं। एक प्रायंस नाम का कोई चीज है, और उसके बारे में मुझे पढ़ना है एक्चुअली। वो केवल एक प्रोटीन होता है, मतलब उसको आप डैडी बोल सकते हो, लेकिन वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन माने एक हाइड्रोकार्बन ही होता है, जिसे हम कह रहे थे अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस, जो हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रोटीन्स ही बोलते हैं, वही प्रोटीन्स होते हैं वो। लेकिन ये अलग किस्म का प्रोटीन होता है जो कि जाके डीएनए को जाके इम्पैक्ट करता है। और ये बिल्कुल डेड है, मतलब इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन वो बीमारियां फैला सकता है। ट्रांस बोलते हैं उसको। अगर ज्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। और एक उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी मैंने जो पढ़ी है नहीं, वो एनाबॉलिज्म है। मतलब उसमें क्या होता है कि एनाबॉलिज्म में एक प्रोसेस होती है जिसमें वो पानी निकल जाती है, जब H2O जो निकलता है पानी, और इट स्टोर्स एनर्जी, मतलब वो दो साथ में आते हैं उस हिसाब से। और कैटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, उसमें वो क्या होता है कि जो गया हुआ पानी होता है वो फिर से अब्जॉर्ब करता है और एनर्जी देता है। और इस एनर्जी को, रिलीज ऑफ एनर्जी को एटीपी बोलते हैं। सॉरी, एनर्जी को सॉरी, रिलीज ऑफ एनर्जी को एटीपी नहीं बोलते, एटीपी बोलते हैं, जिसके वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मेजर एनर्जी रिलीजिंग आइटम होता है। फिर मैंने क्या पढ़ा, सेम मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, हाँ, ये बड़ा एक एक चीज होती है यहाँ पे। उसी मॉलिक्यूल का, मतलब जो बेंजीन रिंग होती है कार्बन की, उसी बेंजीन रिंग को स्ट्रक्चर उसका अलग हो जाता है। बेंजीन रिंग का नहीं, बेंजीन का अटैचमेंट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, उसके वजह से उसका एक परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाता है। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। और पते की बात यह है कि हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इसमें एंजाइम्स होते हैं, और जिसके लिए हमारे पास एंजाइम नहीं होते, हम वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कहते हैं कि क्या हम घास खा सकते हैं क्या? तो हम घास खा तो सकते हैं, लेकिन हजम नहीं कर सकते। कच्ची कच्ची घास शायद सर्टेन लेवल पे हो भी जाएगा, लेकिन अगर उस घास पे प्रोसेस किया जाए, जैसे कि आप अभी आप नॉर्मल जो अनाज होता है, अभी मैं भी बॉटनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एक काइंड ऑफ ए ग्रास ही है वो। अ, लेकिन उसको आप कच्चा तो नहीं चबा सकते, आपको आप खा भी नहीं सकते वो। आप उसमें पानी डाल के या पका के या ड्राई करके, ग्राइंड करके आप खा सकते हो उसको। तो बेसिकली जो प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग एंजाइम्स की वजह से होती है। वो उसी इसी तरह से जो नॉर्मल जो हम लोग एनिमल्स खाते हैं, या सब लोग नहीं खाते लेकिन जो खाते हैं वो, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से एंजाइम्स होते हैं। ख्याल से नहीं, डेफिनेटली एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, कि हमारी बॉडी वही डाइजेस्ट कर सकती है जो जिसके एंजाइम्स है। तो इसलिए हम लोग आई मीन शायद इंडिया में नहीं है, लेकिन इतना नहीं है, फेम प्रचलित नहीं है, लेकिन बहुत लोग आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जिनको मतलब दूध दूध पीने के बाद एलर्जी हो जाती है कुछ। तो ऐसा होता है कि उसका थियरी एक ही है कि जब बचपन में हम लोग, व्हेन वी बॉर्न, तो हमारे पास वो
लैक्टोस जो मिल्क ह्यूमन मिल्क डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं अंटिल अप टिल 2 years ऑफ एज। उसके बाद अगर डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गए तो चांसेस आर कि हमारे पास वो एंजाइम निकल जाता है, तो उसके बाद मिल्क आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। बट अगेन दिस इज नॉट एवरीबडी। जैसे कि आजकल आपने तो सुना होगा कि पीनट एलर्जी होती है। हालांकि पीनट एलर्जी का मुझे डिटेलिंग का पता नहीं है, उसका क्या क्या मैकेनिज्म है। बट अजम्पशन तो यही है कि द पीनट का जो एक मेन कोई कंटेंट होगा जिससे वो एक बॉडी रिएक्शन देती है, एनाबॉलिक रिएक्शन जिसे बोलते हैं आई थिंक, इन द सेंस कि अ, वो खाद्य पदार्थ है वो बॉडी समझ नहीं पाती। और बहुत सारे लोग इसे एट्रीब्यूट करते हैं कि अगर अगर आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाया नहीं गया, बचपन में आपको बहुत प्रोटेक्टिवली रखा गया, तो आपका रफ एंड टफ जिसे हम लोग बोलते हैं, रफ एंड टफ नहीं होते, एलर्जिक रेस्ट ज़्यादा होती है। बट ये अगेन इट्स डिपेंड्स, क्योंकि अगर आप देखोगे एज सच तो वेस्टर्न कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। जापान जापान कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी अटक रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैं खुद जापान गया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी क्लीन एंड टाइडी है। और वहाँ पे मतलब लोग मतलब बाहर खाते भी नहीं, मतलब दे वेरी डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग। और आप उस हिसाब से इंडिया में देखेंगे तो बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है उसकी वजह से। सो वो कोरिलेशन सही नहीं है। डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ पैथोजेंस को हमें रेजिस्टेंस होना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है तब सारे रेजिस्टेंस उसको ऑटोमेटिकली रहते हैं, धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस करके करके वो कैचअप करता है। फिर एक चीज मैंने पढ़ी कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो ह्यूमन में जो प्रोटीन्स होते हैं, जिसको अब हम प्रोटीन खाने के बदले हम लोग प्रोटीन एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी समझ लेते हैं, क्योंकि हम भी प्रोटीन ही है ना। मतलब हम किसी जानवर को खाते हो, बीट खाते हैं तो तभी वो प्रोटीन्स खाते हैं, तो हम भी तो प्रोटीन्स ही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ कि वी आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स है उसका एक फंडामेंटल ये होता है कि वो फोल्ड होते हैं, एक तरीके से फोल्ड होते हैं। उसको फोल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि उसका जो बचपन में हमने पढ़ा होगा कि जो कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वगैरह वगैरह वो जो होता है, उस हिसाब से वो फोल्ड होता है। और वो फोल्डिंग हैज टू बी परफेक्ट, मतलब उसकी एक फोल्डिंग के वजह से, उसकी फोल्डिंग अगर ठीक से नहीं होती है तो उसका फंक्शन बदल जाता है। अब आप बोलेंगे अरे इसमें क्या होता है, बट वो है उसका मतलब जो एलिमेंट या जो पार्ट उसका एक्सपोज है टुवर्ड्स द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन होती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो गलत फोल्ड होते हैं उसके वजह से अगर वो टेंडेंसी रही बहुत ज्यादा, क्योंकि यूजुअली बॉडी में मैक्रोफेजेस करके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो जाके मतलब शैफरम्स करके एक होती चीज होती है जो कि बेसिकली फोल्डिंग को ठीक करती है। लेकिन हो सकता है कि वो ठीक ना हो, तो यूजुअली एंजाइम काम करना बंद कर देता है आपका, क्योंकि उस एंजाइम को समझ में नहीं आता। जो मैं पहले बोल रहा था कि एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो उसका फंक्शन होता है वो चेंज होता है, उसको डाइजेस्ट करना नहीं आता या वॉट एवर इट्स, एंड देन व्हाट वी गेट इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ कैंसर स्टेट। बट ये रियलिटी है, दिस इज नॉट द ओनली रीजन, देर आर वेरियस अदर रीजन। बट एक थियोरेटिकली ऐसे बोलते हैं वो जो फोल्डिंग होना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज तक अभी तक तो मैंने इतना ही पढ़ा है। मैं आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ 10-15 मिनट का ही वीडियो हो गया। पढ़ा तो मैं बहुत था लेकिन उसका याद इतना ही रहा। तो आई डोंट नो कितने व्यूज आते हैं, देखते हैं। अगर व्यूज आए तो फिर आई विल कंटिन्यू विद दिस, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो फिर टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। तो पब्लिक बोर हो रही है कि क्या क्या बता रहे, अध्यात्म से यहाँ पे क्यों आ गए। अध्यात्म से नहीं आया हूँ मैं, अध्यात्म से इसी वजह से विज्ञान समझने के लिए आया हूँ, ताकि एक जिज्ञासा हो सके और आपको अच्छी नींद भी आए। सो दिस वाज द फन पार्ट अबाउट सेल, हम लोग ह्यूमन सेल जिसे बोलते हैं। उसमें और सारे डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स मैं देखूंगा कि अगर कोई सुन भी रहा है कि नहीं, तो
बेसिकली पब्लिक, अरे यार ये क्या बोल रहा है, छोड़ यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ो, पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब जो जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे तो यार छोड़ यार। बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। आप, मुझे लगता है कि ऐसे समझने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि इवेंचुअली आप उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। और जैसे ही आप अपने बॉडी को ठीक बनाते हो, फिजिकल बॉडी को, वैसे ही आप अपने मेंटल को, फिर मेंटल स्टेटस को ठीक बना सकते हो। एंड देन लाइफ लॉन्जेटिविटी का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज पुराणों में तो बहुत राक्षस होते थे, बोलते हैं कि मुझे मरना ही नहीं चाहिए ये ऐसा होगा तो ही मरूंगा, वैसा होगा तो ही मरूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो मरे टेंडरली। सो मृत्यु तो डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो लाइफ स्पैन है उसमें जितने आप हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे उतना एंजॉय करेंगे, और कुछ नहीं बेसिकली तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मैंने चालू किया, हालांकि मुझे आई आई डोंट नो मतलब क्या कितनी क्वालिटी बन रही है उसकी भी, लेकिन कोशिश करूंगा। एंड देखो, इवेंचुअली मेरे ख्याल से जितनी मेरी पढ़ूंगा, जितनी नॉलेज बढ़ेगी तो उतनी क्वालिटी भी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। तो आई कैन नॉट गारंटी कि ये फर्स्ट वीडियो अच्छा रहेगा, बट कोशिश तो की है। ओके, चलो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।